इंडो ग्रीक शासकों का पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण शासन रहा है। अधिक महत्वपूर्ण शासन रहा है। आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा, सिकंदर आया और उसकी जो घटनाएं भारत में हैं, 19 माह तक करीब वो भारत में रुका। उसने जो किया भारत में, उसका इफेक्ट पड़ा। लेकिन हिंदीवन जो राजा आए, शासक आए, उनका प्रभाव अगर देखें तो सिकंदर से बहुत अधिक रहा है, बहुत अधिक। आगे लिखिएगा, देखिए भारतीय ज्योतिष, सिक्कों, नाटक, कॉमा लगा के लिखिएगा, कला, ब्रैकेट में लिख लेना विशेषकर मूर्ति कला, विशेषकर मूर्ति कला आदि के क्षेत्रों में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ ग्रहण किया। भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ ग्रहण किया। ठीक है, तो क्या क्या सीखा उन्होंने? ज्योतिष के बारे में सीखा, सिक्कों के बारे में, नाटक के बारे में, और कला। कला में विशेषकर मूर्ति बनाने की जो कला है, ये भारतीयों ने कहां से सीखी? ये यूनानियों से सीखी, हिंद यवनों से सीखी। ठीक है, एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। आगे लिखिएगा, नए पॉइंट से लिखिएगा। इस काल में ही यूनानियों तथा भारतीयों का इस काल में ही यूनानियों तथा भारतीयों का घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ। यूनानियों तथा भारतीयों का घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ। यूनानियों तथा भारतीयों का घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए प्राचीन भारत में सबसे पहले भारी भरकम बिरुदों का प्रयोग, बिरुदों ब्रैकेट में लिख लेना, उपाधियों। ठीक है, भारी भरकम बिरुदों ब्रैकेट में उपाधियों, उपाधियों को ही बिरुद कहा जाता है। ठीक है, उपाधियों का प्रयोग उस समय प्रारंभ हुआ जब यवनों ने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यवनों ने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो इससे पहले के जो राजा थे वो केवल राजा की उपाधि धारण करते थे, कुछ शासक कहे जाते थे, कोई बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं धारण की इन्होंने। लेकिन अब जब हिंदवन आए, उनके संपर्क में भारतीय आए, तब जो है एक जो बिरुद जिसको बोला जाता, उपाधि जो है, अब बड़ी बड़ी उपाधियां, भारी भरकम उपाधियां ग्रहण की जाने लगी भारतीय शासकों द्वारा। ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है हिंद यवन के आने से। हमको यही देखना है कि हिंद यवनों के आक्रमण से भारत में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें। एक हेडिंग डालिएगा, साहित्य पर प्रभाव, साहित्य पर प्रभाव। देखिए वो भारत में आए, उसका साहित्य पर प्रभाव पड़ा, ज्योतिष पर पड़ा, चिकित्सा पर पड़ा, हर एक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। तो हम एक एक करके समझेंगे किन किन क्षेत्रों पर क्या बदलाव देखने को मिला, उन्होंने क्या सीखा और वो क्या सिखा करके गए, भारतीयों ने उनसे क्या सीखा। इसमें लिखिए, भारतीयों ने यूनानियों से ही संभवतः
भारतीयों ने यूनानियों से ही संभवतः कलम, पुस्तक, स्याही, सुरंग, कैंप आदि शब्द ग्रहण किए। कैंप आदि शब्द ग्रहण किए। ये चीजें इसी प्रकार, इसी में लिखिएगा, चेंज मत कीजिएगा। इसी प्रकार यूनानियों ने भारतीयों से मरकट, करपाण और सरकरा जैसे शब्द ग्रहण किए। अब देखिए नया पॉइंट लिखिएगा, नया पॉइंट। मिलिंद पर्नो ग्रंथ पर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि वो मिनांडर यूनानी था और नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण उसमें मिलता है। यूनानी प्रभाव सीधा सीधा उस ग्रंथ में देखा जा सकता है। नया पॉइंट लिखिए, संस्कृत नाटकों में पर्दे के लिए यवनिका, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, यवनिका शब्द का प्रयोग यूनानी प्रभाव का परिणाम है। यूनानी प्रभाव का परिणाम है। ठीक है, यूनानी प्रभाव का परिणाम है। कुछ विद्वान मृच्छकटिकम पुस्तक की तुलना न्यू एटिक कॉमेडी से करते हैं। आप देखेंगे तो इस प्रकार जो है नाटक पर खूब प्रभाव देखने को मिलता है, साहित्य पर प्रभाव देखने को मिल जाता है। अब एक हेडिंग डालिएगा, ज्योतिष पर प्रभाव। एक ग्रंथ है हमारे यहाँ बृहद संहिता, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें ज्योतिष के बारे में लिखा है। लिखिए, बृहद संहिता में कहा गया है कि ज्योतिष के जन्मदाता होने के कारण यवन ऋषियों की भांति सम्मान योग्य हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ज्योतिष का ज्ञान था, इसलिए उनको ऋषियों के समान सम्माननीय बताया है बृहद संहिता में। आगे लिखिए, इसी में लिखिए, महाभारत में भी यवनों को सर्वज्ञ कहा गया है और लिखा है कि सर्वज्ञ कहा गया है और लिखा है कि यवन मलेच्छ हैं। किंतु पूजनीय भी हैं। तो एक तो महाभारत, बृहद संहिता, दो ऐसे ग्रंथ हैं जो उनकी ज्योतिष कला के कारण उनको सम्माननीय और पूजनीय बता रहे हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है भारतीयों के लिए, है ना।
हमने यवनों से जो सीखा उसमें बहुत बड़ी चीज ये निकल के सामने आती है। अगला पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय ज्योतिष के 5 सिद्धांतों में से, ज्योतिष के 5 सिद्धांतों में से रोमक तथा पोलिस, रोमक तथा पोलिस सिद्धांतों को भारतीयों ने यूनानियों से ही ग्रहण किया है। भारतीयों ने यूनानियों से ही ग्रहण किया है, यूनानियों से ही ग्रहण किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लगता है कि ज्योतिष का बहुत बड़ा रोल रहा है यूनानियों के आगमन के आधार पर अगर देखा जाए तो। एक नई लाइन से लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लिखिए, टार्न महोदय के अनुसार, टार्न महोदय के अनुसार निश्चित तिथि में, टार्न महोदय के अनुसार निश्चित तिथि में कालगणना, निश्चित तिथि में कालगणना कौमा संवतों का प्रयोग, संवतों का प्रयोग कौमा सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन आदि भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा, आदि भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा। तो क्या हमें नई जानकारी मिली कि जो दिन होते हैं ना, वो हमने उन्हीं से सीखा। वो आए भारत में और उन्होंने हमें दिनों का ज्ञान दिया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ग्रहों के हिसाब से। ये ग्रह भी हैं, सभी ग्रहों के हिसाब से उन्होंने दिन निश्चित किए और दिनों की गणना, समय की गणना करना हमें सिखा दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज, ये ज्योतिष का ही पूरा होता है। ग्रह नक्षत्र से ही ज्योतिष का बताते हैं ज्योतिषाचार्य, कौन से ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, कौन से अच्छे चल रहे हैं, भविष्य पे क्या अच्छा होने वाला, क्या बुरा होने वाला, ये सारी चीज। हेडिंग डालिएगा, चिकित्सा पर प्रभाव, चिकित्सा पर प्रभाव, चिकित्सा पर प्रभाव। देखिए, यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस तथा भारतीय चिकित्सक चरक के सिद्धांतों में, चरक के सिद्धांतों में समानताएं देखने को मिलती हैं, समानताएं देखने को मिलती हैं। इसलिए दोनों ग्रंथों पर एक दूसरे का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, एक दूसरे का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो ये चिकित्सा पर प्रभाव है। दोनों ग्रंथ एक समान है, तो इसका मतलब वो उन्होंने यूनानियों से कुछ सीखा होगा भारतीयों ने, और यूनानियों ने भारतीयों से, भारतीयों ने यूनानियों से। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन मिलता है। हेडिंग डालिएगा, धर्म तथा दर्शन पर प्रभाव, धर्म तथा दर्शन पर प्रभाव। भारतीय पुनर्जन्म के सिद्धांत को पाइथागोरस ने सर्वप्रथम यूनान में प्रचलित किया, सर्वप्रथम यूनान में प्रचलित किया। पाइथागोरस का नाम सुना है? मैथ में पढ़ा है, तो ये वही पाइथागोरस है। हाँ, जिन्होंने, जैसे भारत में पुनर्जन्म की अवधारणा तो पहले से ही है,
हमारे वेदों में ऐसा उल्लेख मिलता है पुनर्जन्म के बारे में, पुनर्जन्म की अवधारणा को वहां पे रखा गया। अब आप बहुत पुराने में चले जाइए तो हड़प्पा सभ्यता, वहां सबके साथ में बहुत सारी ऐसी दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं रख दी जाती थी। वहां भी स्पष्ट होता है कि लोगों का विश्वास था पुनर्जन्म में, मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है, ऐसा लोगों का मानना था। तो ये तो भारत में बहुत पहले से प्रचलित है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित है। अगर हम बात करें कि यूनान में पुनर्जन्म की प्रथा को कोई लेकर के गया तो वो कौन है? पाइथागोरस है। उसने वहां के लोगों को बताया कि पुनर्जन्म की अवधारणा होती है, और ये उसने कहां से सीखा? भारतीयों से सीखा। आगे लिखिएगा नई लाइन से, देखिए पाइथागोरस के मांस भक्षण निषेध के सिद्धांत पर भारतीय बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है, धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो अब जैसे वहां भी ऐसा कहा गया कि मांस नहीं खाया जाएगा, तो उन्होंने कहां सीखा? बौद्ध धर्म में मांस निषेध की बात की गई तो वहां सीखा। कुल मिलाकर के ये जो धर्म है, धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, दर्शन की बातें, ये कहां से? एक दूसरे से सीखी गई। आगे लिखेंगे, लिखिए नई लाइन से, भारतीय संस्कृति के प्रबल प्रभाव ने यूनानियों को अपने भीतर सुसज्जित किया। अगला पॉइंट लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए मिनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। मिनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अचीवमेंट है कि, और नागसेन जो था बौद्ध भिक्षु था। मिनांडर की वार्तालाप आपको मिलिंद पन्नों में हुई थी, मैंने बताया था। तो वार्तालाप हुई, प्रसन्न हुआ और बौद्ध भिक्षु बन गया मिनांडर। अगला पॉइंट लिखिए, यह भी महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से। हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी बन गया। हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी बन गया। तो ये धर्म पर प्रभाव पड़ा है ना, लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, बौद्ध धर्म बन गया, कोई भागवत धर्म ग्रहण कर लिया किसी ने। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि धर्म और दर्शन पर प्रभाव यूनानियों का पड़ा है, हिंदू आक्रमण का पड़ा है। एक हेडिंग डालिएगा, देखिए कला पर प्रभाव, कला पर प्रभाव। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब कला संस्कृति पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि गंधार कला शैली है, मथुरा कला शैली है, ये भारत में कला की शैलियां हैं, और खास करके चित्रकला की शैलियां, मूर्ति कला की शैलियां। उसमें हम लोग देखेंगे कि कला के विभिन्न रूप हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उन कलाओं पर जो प्रभाव पड़ा है वो ज्यादातर हिंद एवं शासकों का रहा है, उनके आने का रहा है। अब इसमें लिखिएगा, देखिए भारतवर्ष में कला की गंधार शैली का उदय, कला की गंधार शैली का उदय यवन प्रभाव का परिणाम है। यवन प्रभाव का परिणाम है, ठीक है, यवन प्रभाव का परिणाम है। बी पॉइंट जो लिखेंगे ये महत्वपूर्ण। यवनों द्वारा पूर्व में प्रचलित हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रभाव देखने को मिलता है।
एक हेडिंग और, मुद्रा शास्त्र पर प्रभाव। मुद्रा शास्त्र पर प्रभाव, मुद्रा शास्त्र पर प्रभाव। अब इसमें लिखें, देखिए यूनानियों के संपर्क में आने से, यूनानियों के संपर्क में आने से, संपर्क में आने से पूर्व भारतीय मुद्राएं बेडोल तथा लेख विहीन थी, बेडोल तथा लेख विहीन थी, बेडोल तथा लेख विहीन थी। बेडोल लेख विहीन का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे भारतीय मुद्राएं जैसे थी, उसको क्या बोलते थे, पंचमार्का, आहत सिक्काएं, है ना, तो उनका कोई साइज नहीं होता था, वो उबड़ खाबड़ सिक्के थे और लिखा भी नहीं होता था उस पर। तो ये भारतीय मुद्राओं का स्ट्रक्चर था, ढांचा था, यूनानियों के संपर्क में आने से पहले। लेकिन जब यूनानी संपर्क में आए तो एक नई प्रकार की मुद्राओं का विकास हुआ। भारतीयों ने मुद्रा शास्त्र के क्षेत्र में यूनानियों से बहुत कुछ सीखा है। अब लिखिएगा, आगे लिखिएगा, ये इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम अभिलेख युक्त शासक की आकृति युक्त तथा सोने के सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के जारी किए। अब भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला कोई अगर है तो वो कौन है, हिंद यवन है। इससे पहले चांदी के सिक्के चलते थे, तांबे के चलते थे, कांसिक थे, लेकिन सोने के सिक्के नहीं मिलते हैं। तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, हिंद यवन शासकों ने, और उन्हीं से भारतीयों ने सीखा। ठीक है, राजा की आकृति युक्त सिक्के भी इन्होंने ही चलाए। ये चीजें हमें देखने को मिलती है। अगला पॉइंट लिखिए, पश्चिमोत्तर भारतीय प्रदेश में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के मिनांडर ने प्रचलित किए, मिनांडर ने प्रचलित किए, स्वर्ण सिक्के मिनांडर ने प्रचलित किए, सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के मिनांडर ने प्रचलित किए। ठीक है, तो मिनांडर ने सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए, लेकिन वो कौन शासक था, मिनांडर, उसने चलाया। ठीक है, अब नई लाइन से लिखिएगा, लिखिए यूनानी आक्रमण से पूर्व भारतीय यूनानी भाषा से परिचित नहीं थे, भारतीय यूनानी भाषा से परिचित नहीं थे। किंतु मुद्रा की सहज ग्रहणता के लिए सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने द्विभाषी मुद्राएं चलाई। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है। दो भाषी मुद्राएं किसकी हैं, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाई। द्विभाषी इसलिए उन्होंने चलाई, एक में अपनी भाषा लिखी, एक में भारतीय खरोष्ठी भाषा जो उस समय प्रचलित थी। तो ये दो भाषा कौन कौन सी थी, ये भी पूछ सकता है। तो अगला पॉइंट लिखिए, इसी में जोड़ के लिख लीजिए, ये दो भाषी मुद्राएं, इन पर यूनानी तथा खरोष्ठी लिपि अंकित की गई, खरोष्ठी लिपि अंकित की गई, खरोष्ठी लिपि अंकित की गई। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, भारत में आहत मुद्राओं के तत्काल बाद ही
मुद्राओं के तत्काल बाद ही हिंद यवन मुद्राओं का काल आता है। हिंद यवन मुद्राओं का काल आता है। अगला पॉइंट है, हिंद यवन शासकों की अधिकांश मुद्राएं, हिंद यवन शासकों की अधिकांश मुद्राएं रजत ब्रैकेट में लिख लेना चांदी की हैं। रजत ब्रैकेट में चांदी की हैं, चांदी की हैं। ठीक है, रजत का मतलब चांदी। उन्होंने चलाई सोने के सिक्के, लेकिन सबसे ज्यादा मुद्राएं उनकी चांदी की ही मिली। ठीक है, रजत जिसको कहा जाता है, और गोलाकार रूप में है, गोलाकार रूप में है। गोलाकार रूप में मतलब गोल आकार में है। जैसे भारतीय आहत मुद्राएं पंचमार्गा, तो उसका कोई आकार था नहीं, लेकिन इन्होंने गोलाकार मुद्राएं चलाई। ठीक है, तो इनकी मुद्राओं का एक विशेष रूप था, आकृति थी, आकार था। अगला पॉइंट देखें, इसके अतिरिक्त स्वर्ण, ताम्र, निकल तथा सीसा की मुद्राएं अल्प मात्रा में प्राप्त हुई हैं। सीसा की मुद्राएं अल्प मात्रा में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये मुद्राओं के बारे में ये जानकारी इतनी प्राप्त होती, इस तरीके से जो मुद्राएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध हुई। ठीक है, और भारतीय अनुकरण यूनानियों के आधार पे जो सीखा भारतीयों ने, फिर वो भारतीय ढंग से मुद्राओं को यूनानी प्रभाव के कारण जो ढाली गई वो फिर देखने को मिलती है, और बहुत ही विशद एकदम जानकारी प्राप्त होती है इनसे। तो ये पूरा प्रभाव हमें देखने को मिला कि यूनानियों का भारत पर आक्रमण हुआ, उससे भारतीयों ने क्या सीखा और उन्होंने हमसे क्या सीखा, ये सारी चीजें अब आप देख पाएंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने हमसे ग्रहण की और हमने उनसे ग्रहण की। तो जब दो संस्कृति आपस में मिलती हैं तो संस्कृति का आदान प्रदान होता है, और हम कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते भी हैं। ऐसा हिंद यवन का समय रहा है, और कुल मिलाकर जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके इसी से बन जाएंगे। हम फिर चर्चा करेंगे अगले उसमें।